तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपका जो टॉपिक है, पहली बात तो रीमा जायसवाल कैमरामैन के साथ हम रेडी हैं। मैं हूं मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुठ्ठीगंज प्रयागराज, मकान नंबर 869 से। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है फोटोन सरफेस फील्ड एंड मास with standing wave moving nodes मॉडल। और चूंकि ये क्वांटम फिजिक्स का सेंटेनरी एपिसोड चल रहे हैं ये सब, तो इसलिए इसको हम सेंटेनरी ट्रिब्यूट लिख सकते हैं। सेंटेनरी ट्रिब्यूट किसको? अरे मैक्स प्लांक साहब, आइंस्टीन साहब, मैक्स बॉर्न साहब, और आपको श्रोडिंगर साहब, हेजनबर्ग साहब, आगे हाँ फेमन साहब, रिचर्ड फेमन साहब, हॉकिंस साहब, सबको। तो दोस्तों बहुत सिंपल वे में हम चीज़ों के, अगर आप इलेक्ट्रॉन जो अक्सर एक पार्टिकल की तरह देखा जाता है, डी ब्रॉगली को भूल गए, डी ब्रॉगली साहब को भी पार्टिकल की तरह देखा जाता है। अगर आप उसको एक स्टैंडिंग वेव की तरह देखना चाहते हैं, किसकी तरह? स्टैंडिंग वेव की तरह भी देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सिंपल स्टैंडिंग वेव को देख लीजिए आप। एक स्टैंडिंग वेव जो है, जो रस्सी में होती है, ये खूंटी है मान लीजिए, खूंटी से यहाँ से रस्सी बंधी हुई है। मुझे देखने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए टेढ़ा बाकुल थोड़ा हो जाए तो समझते रहिएगा। अच्छा, ये रस्सी है, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी अगर दे देंगे तो ऑसिलेट करेगा और अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे ये रस्सी कुछ ऐसे दिखेगी ना, मैक्सिमम पोजीशन पे। तो बीच की पोजीशन को भी दिखा दें, ये रहा। इधर भी रस्सी हो सकती है वाइब्रेट करते करते ना। तो कहने का मतलब आप देखिए मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो यहाँ देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट करेगी और एनर्जी जो भी रहेगी ये दो खूंटियों के मध्य ही रहेगी। स्ट्रिंग जब मैक्सिमम पोजीशन पे है तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेच है, और मैक्सिमम पोजीशन पे स्ट्रिंग में काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी P। और जब स्ट्रिंग क्या बोलते हैं अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगी, तो मेन पोजीशन पे जब रहेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी K ना। बीच की स्थितियों में टोटल एनर्जी जो रहेगी वो E बराबर हो जाएगा P प्लस K, और ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वही एनर्जी जो वाइब्रेशन के समय हमने दी थी मेन पोजीशन से, और इनके कम्बिनेशंस बदलते रहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा तो मटेरियल सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होगा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी पूरी एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। और जब मटेरियल अपने उसमें आ जाएगा फॉर्म में, तो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। स्ट्रिंग में आप देखिए कि ज़्यादातर पॉइंट्स, या इस पॉइंट को देख लीजिए, इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट हॉरिजेंटली भी वाइब्रेट हुआ है और एक्सपैंड भी हुआ है। तो स्ट्रिंग का ये पार्टिकल जो पहले कभी यहाँ था वो हॉरिजेंटली भी एक्सपैंड किया है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। आमतौर पे हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही इक्वेशन में लिखते हैं वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है अगर वो पोजीशन के साथ ये x मान लीजिए x बराबर 0 है, ये वाली कुटी, तो ये x इक्वल टू L हो जाएगा स्ट्रिंग की लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन के साथ बदलेंगे, ठीक है, और वही समय के साथ चेंज होंगे, और जिस हिसाब से जितना मूवमेंट रहेगा फ्रीक्वेंसी का उसी हिसाब से, तो वो फंक्शन हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो इस तरह से हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटे हों तो आप
स्ट्रिंग बहुत ही रिजिड मटेरियल से हो और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे हैं तो आप वाई को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो टोटल लेंथ में चेंज है वो भी आप नहीं देख पाएंगे ना। तो एक्चुअली में सारे पार्टिकल्स, चाहे यहाँ का पार्टिकल लीजिए चाहे यहाँ का पार्टिकल, कहीं का भी पार्टिकल लीजिए, किसी भी पार्टिकल को अगर लेंगे तो वो एक तरह से दो तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा वो एक्सपैंड भी हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, कोई भी पार्टिकल आप देखेंगे ना। लेकिन स्ट्रिंग जिस खूटी से बंधी हुई है, रिजिड खूटी से, अगर उसके बगल के मटेरियल को देखेंगे, इस वाले मटेरियल को, तो ये आपको केवल एक तरह से ऐसा दिखेगा कि जो ये मटेरियल है ये इसका वाई हमेशा जीरो रहता है। वाई क्या रहता है, ज़ीरो हमेशा रहेगा। लेकिन मटेरियल जो है आप इसको अगर फोकस कर लेंगे तो आप देखोगे कि ये एक्सपैंड, हॉरिजेंटली एक्सपैंड कर रहा है। मतलब उन पॉइंटों को जहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर हम उनको नोड कहेंगे तो नोड का मटेरियल भी एक्चुअली में क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली वाइब्रेट करता है ना। तो टोटल एनर्जी जो भी स्ट्रिंग की रहती है वो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की और प्लस पोटेंशियल एनर्जी में रहेगी। और नोड्स में हमेशा वाई ज़ीरो रहेगा। लेकिन नोड्स क्या हैं, नोड्स के जो पॉइंट हैं वो एकदम किनारे पे आप देखिएगा तो वो जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो हो, वाई भले ही जीरो हो हर समय फॉर ऑल टाइम, लेकिन वो उसका मटेरियल नोड का क्या ही कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट करता मिलेगा, उसका हॉरिजेंटली वाइब्रेट करता मिलेगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप रस्सी के फ्रेम से देखें, रस्सी पे बैठ जाइए आप उसके फ्रेम से, तो आपको नोड्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते दिखेंगे। लेकिन आप अगर रस्सी के फ्रेम से रस्सी के अंदर ही देखें तो आपको दिखेगा कभी नोड आपके पास आ रहा है, कभी आपसे नोड दूर जा रहा है ना। तो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग फ्रेम से आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को जो एटम के साथ बंधा है, आप उसको अगर स्टैंडिंग वेव की तरह देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अगर एक नोड न्यूक्लियस को पूरी तरह फिक्स कर ले, इस खूटी को, जो न्यूक्लियस को नोड, इससे इलेक्ट्रॉन का मटेरियल स्ट्रिंग का यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये न्यूक्लियस है, ये एक तरह से नोड का काम कर रहा है। तो आप देखोगे कि हम एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्ट्रिंग तो बना ही रहा है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, प्लस उसको इलेक्ट्रॉन को अपना नोड भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नोड। नोड हमने बताया ना कि वो इलेक्ट्रॉन का वो मटेरियल है जो केवल हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, हॉरिजेंटली वाइब्रेट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मटेरियल हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहा है, और साथ ही साथ हमने कहा ना कि अगर आप इस फ्रेम से देखोगे तो रस्सी के फ्रेम से देखोगे और रस्सी के अंदर देखोगे तो ये जो नोड है हॉरिजेंटली जो वाइब्रेट कर रहा था बाहर के फ्रेम से देखने पर, वो एक्चुअली में मूव भी करेगा। क्या करेगा, मूव भी करेगा। तो एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग तो बनाएंगे ही ना, और वाइब्रेशंस को बहुत छोटा अगर रख लेंगे, बहुत छोटा रख लेंगे, या हम क्या बोलते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर कितना भी छोटा वाइब्रेशन रख लें, हर एक पॉइंट पर एक्चुअली में चूँकि स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भले ही ना दिखा पाए, लेकिन बहुत छोटा वाइब्रेशन रख लें तब भी क्या बोलते हैं, हर एक पॉइंट पर हम क्या देख सकते हैं, मटेरियल की डेंसिटी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर स्टैंडिंग वेव बनाना है तो एक नोड अगर न्यूक्लियस है तो दूसरे नोड के लिए उसको स्वयं इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको नोड की तरह भी दिखना पड़ेगा। वो नोड और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल जो कहीं ना कहीं पार्टिकल स्ट्रेच भी करेगा। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वो क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेच भी करेगा, मतलब वो एक्सपैंड भी करेगा, प्लस इस रस्सी के फ्रेम से देखने में जो हमारी तरह भाग रहा था, तो रियलिटी में वो पार्टिकल वाइब्रेट भी कर सकता है, मतलब उसमें वेलोसिटी भी हो सकती है, ऑसिलेटिंग वेलोसिटी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, और ये बीच का ये पूरा जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं खाली है,
एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम इसको फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? फील्ड। और ये फील्ड जो बनी हुई है एक्चुअली में किससे बनी हुई है? एक्चुअली में ये फील्ड जो है ये मासलेस पार्टिकल से बनी हुई है। किससे बनी है? मासलेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से ये फील्ड बनी हुई है। और एक्चुअली में यही जो मासलेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसमें ना के बराबर एक हिडन मास है, और यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं आपस में पास आते हैं, दूर जाते हैं ना। जब ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल जब मूव करेगा इधर, तो ये पार्टिकल्स एक्चुअली में ये फिगर ऐसे हो जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में कोइलेस करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कोइलेस करने लगेंगे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पास पास आ जाएंगे ना। अब मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पे, अब इनकी नई पोजीशन पार्टिकल की ये रही ना। तो एक्चुअली में पार्टिकल का जो मूवमेंटा रहेगा इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रॉन के वेव पोर्शन में या नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स में मूवमेंटा ट्रांसफ़र होगा। और वो नेगेटिव पार्टिकल जब पास आएंगे तो उनकी वेलोसिटी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और कुछ समय बाद देखेंगे जब काफ़ी पास आ जाएगा पार्टिकल अपने ही मासलेस चार्ज के खिलाफ इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, तो पता लगेगा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं कोइलेस भी करने लगे। क्या करने लगे? कोइलेस। और यहाँ आके पार्टिकल रुक गया। पार्टिकल ये रुक गया। समझ रहे हैं ना? और ये न्यूक्लियस का था। ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज लिए हुआ था। अभी इसको मत छेड़िए आप, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हमने कहा ना कि हर पॉइंट पे अगर पार्टिकल के बगल एक छोटा सा वॉल्यूम ले लें, यहाँ पार्टिकल के बगल एक छोटा सा वॉल्यूम ऊपर यहाँ पर अगर ये छोटा सा वॉल्यूम देख लें, तो जब पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी चेंज होगी। और यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जब डेंसिटी चेंज होगी, तो जब आपस में करीब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। जब बहुत करीब आ जाएंगे तो पता लगा ये पार्टिकल्स कोइलेस भी कर जाएंगे। बहुत सारे पार्टिकल कोइलेस भी कर जाएंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और जब कोइलेस कर जाएंगे तो वो एक तरह से मास भी बना लेंगे। क्या करेंगे? मास। और ये मास कहीं ना कहीं, ये जो पार्टिकल छोटा था अभी, ये पार्टिकल अभी जो छोटा था, ये एक्चुअली में बड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि ये आपस में कोइलेस करने लगे तो क्लाउड मास गेन करने लगा, तो पार्टिकल की टोटल स्प्रेड भी बढ़ गया ना। तो अगर हम पार्टिकल या पार्टिकल के जस्ट बगल वाले वॉल्यूम को अगर देखें, तो उसमें जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को देखें, अगर हम मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी के लिए कैलकुलेशन करें, तो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जो होगी वो फंक्शन ऑफ एक्स और टी होगी। और ये समय के साथ पर यूनिट वॉल्यूम जो ये डेंसिटी चेंज होगी ना, एक्चुअली में न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पार्टिकल हो सकते हैं, तो डिफ्यूजन के कारण चेंज होगी। किसके कारण चेंज होगी रीमा? डिफ्यूजन के कारण। देखिए रीमा आर्ट की स्टूडेंट है, लेकिन उसको भी समझ में आ रहा है। हायर ब्रेक होना नहीं, डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मासलेस पार्टिकल फ्लो करेंगे ना। तो इसके वॉल्यूम में फ्लो जो करेंगे, जब ब्रिजेश सिंह सर या IIT बेंगलोर में प्रोफेसर साहब हमको पढ़ाते थे, गुप्ता जी, संजीव कुमार गुप्ता सर, तो आप मटेरियल बैलेंस यहाँ लगाइए केमिकल इंजीनियरिंग की तरह। तो डिफ्यूजन के कारण जो डिफ्यूजन इधर से होगा, वही डिफ्यूजन इस सरफेस से बाहर भी होगा। और पार्टिकल जो है ना वो पोरस है। क्या है? पोरस। तो ये पार्टिकल यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इनके कोइलेंस से ही मास भी बन रहा है, मतलब नोड भी बन रहा है ना। तो इसलिए डिफ्यूजन का टर्म जब लिखेंगे तो D माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस पार्टिकल जब मूव करेगा, पोरस पार्टिकल है तो मासलेस पार्टिकल को वापस ठेलेगा भी, तो रिबाउंड के कारण भी कुछ गेन होगा। तो जो रिबाउंड के कारण गेन होगा वो एक्चुअली में पार्टिकल की स्पीड क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड बाई जितने पार्टिकल होंगे उतने को रिबाउंड करेगा, मतलब चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म बताया ना कि कुछ पार्टिकल्स आपस में कोइलेस कर जाएंगे और जो मास बना लेंगे,
तो जब कोलेस कर जाएंगे, मास बना लेंगे, पार्टिकल में बदल जाएंगे एक तरह से, तो एक्चुअली में साई क्या हमने कहा ना, मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी है। क्या है? मासलेस पार्टिकल की। ये जो मासलेस पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है। तो पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेंज होगी? डिफ्यूजन के कारण प्लस रिबाउंड से जो मिलेंगे। लेकिन जो क्या बोलते हैं, कोलेस हो जाएंगे पार्टिकल्स, वो मास बना लेंगे, मास में तब्दील हो जाएंगे, तो एक्चुअली में वो फिर मासलेस पार्टिकल्स वो घटेंगे, क्योंकि वो कुछ मासलेस पार्टिकल डिफ्यूजन से आए, रिबाउंड से आए, लेकिन सारे के सारे इसमें नहीं दिखेंगे इन्हीं दो टर्म में। एक्चुअली में कुछ पार्टिकल्स आपस में कोलेस हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होकर क्या बना लेंगे? रियल मास बना लेंगे, जो पार्टिकल का मास है ना, उसको स्प्रेड कर देंगे इस कोने पर। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव टर्म भी होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस, एक कांस्टेंट हम एस मान लेते हैं, और जो ये कोलिजन होगा वो कहीं ना कहीं पार्टिकल की खुद की वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाई जो मासलेस पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी। तो एक्चुअली में 3 टर्म आएंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। और अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको हम देखें, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम लिखते हैं आई एच बार डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू क्या है में साई एक्स टी। ठीक है। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए आपको 2 टर्म मिल रहे हैं, इधर 1 टर्म 2 टर्म ना। इसको और रीअरेंज कर लीजिए ताकि और मैच करने की कोशिश करें। एस से डिवाइड कर दीजिए एच बार से और आई को अंदर ले आइए, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा डेवर बाई डेवर टी आई साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच बार 2m, एक एच कट जाएगा, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार यू एक्स इंटू साई एक्स ना। ये एक्चुअली में इस इक्वेशन में क्या है, कंपेयर करिए आप तो d यहाँ पर देखिए, d कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम के टोटल मास पर, जो पार्टिकल का मास प्लस क्लाउड में जो मास, हिडन मास ना, इस पे डिपेंड कर रहा है d। भाई जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना डिफ्यूजन में दिक्कत होगी, सीधी सी बात है, ये समझ में आ रही बात। प्लस रिबाउंड वाला टर्म जो है उसके लिए जो कांस्टेंट है 1 अपॉन एच बार है। ठीक है। एच बार एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक सरफेस या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है जिससे रिबाउंड होता है। ठीक है ना, h/2 पाई। लेकिन ये तीसरा टर्म जो है वो इस इक्वेशन में नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन में, स्पाइन एस वाला, स्पिन वाला, स्पिन। ये तीसरा टर्म हमने एक्चुअली में केमिकल रिएक्टर या बायो रिएक्टर जैसे वर्क करता है, जैसे गुप्ता सर पढ़ाते थे या ब्रजेश कटियार साहब पढ़ाते थे हमको HBTI कानपुर में, तो तीसरे टर्म को भी हमने अपने मॉडल में ऐड किया है। और इस मॉडल से हमने श्रोडिंगर जैसी इक्वेशन लगभग क्या बोलते हैं एक झटके में लिख ली। 2 टर्म तो आ गए, लेकिन एक तीसरा टर्म भी हमने इमेजिन कर लिया। अच्छा, यहाँ बस क्या है, साई एक्स टी क्वान्टिटी जो है एक्चुअली में, ये जो साई एक्स टी क्वान्टिटी है ये रियल है, मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी है, और ये साई एक्स टी यहाँ कॉम्प्लेक्स है, तो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए चाहे आई लीजिए। अगर रियल टर्म में बात करेंगे तो आई साई एक्स और साई एक्स में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मॉड वही होगा। और अगर रियल टर्म से हम कंपेयर करें इक्वेशन को तो एक्चुअली में काफ़ी इक्वेशन मैच कर रही है। और हमने यहाँ फिजिक्स को ज़्यादा और इलोबरेट करने की कोशिश की है, श्रोडिंगर साहब का आशीर्वाद मिला है 100 साल बाद, तो इसलिए हमको कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन श्रोडिंगर साहब सही कह रहे थे कि साई है क्या, एक्चुअली में साई और कुछ नहीं है, ये मासलेस जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी है। क्या है? उनकी डेंसिटी। लेकिन फ्री वाले जो फ्री हैं,
साई क्या है, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी, लेकिन वो जो फ्री है, क्या है, फ्री, फ्री हैं डिफ्यूजन के लिए, फ्री हैं पार्टिकल से रिबाउंड के लिए। लेकिन कुछ पार्टिकल लॉस हो जाते हैं, वो पार्टिकल जब आपस में कोइलेज कर लेते हैं, मास बना लेते हैं, तो उसको घटाना है। तो ये एक्चुअली में साई है क्या, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो फ्री हैं, क्या है, फ्री हैं ना। तो अब पूरी सिस्टम का फोटॉन से क्या लेना देना है, एक्चुअली में क्या है, हमने कहा ना इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के जरिए ही बनना है। जो पार्टिकल्स आपस में कोइलेस हो गए, आपस में, अभी तो पार्शियल कोइलेस है, यहाँ दिख रहा है, एक्चुअली में हाथ मिला लिए। हाँ, अभी ये मान लीजिए, देखिए ये न्यूक्लियस था, क्या था, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ना, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। यही जब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल जब मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, तो ये पार्टिकल पास आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अब पास पास आ गए, ठीक है ना, क्या आ गए, पास पास आ गए, पार्टिकल यहाँ आ गया। लेकिन ये पास पास आ गए, तो अब यहाँ पे जहाँ पर यूनिट वॉल्यूम 2 पार्टिकल थे, वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कई पार्टिकल हो गए, कई पार्टिकल हो गए। लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भले ही बढ़ गए, मासलेस पार्टिकल्स, परंतु जो इन मासलेस पार्टिकल्स हैं वो अभी फ्री हैं। इनका सरफेस, पहले 2 पार्टिकल का सरफेस अवेलेबल था, अब यहीं पर आप देखिए 1 2 3 4 पार्टिकल का सरफेस अवेलेबल है। तो अवेलेबल सरफेस बढ़ जाता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मासलेस चार्ज पार्टिकल बढ़ते हैं, तो अवेलेबल सरफेस बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, रिबाउंड से भी और डिफ्यूजन के दोनों के इफेक्ट के कारण ना। और इन्हीं मासलेस चार्ज पार्टिकल का जो सरफेस रहेगा, वो एक्चुअली में जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर फील्ड रहेगी, क्या रहेगी, फील्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पता लगा कि पहले 2 पार्टिकल थे, तो अब यहाँ 4 पार्टिकल आ गए, लेकिन कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ेगा, पार्टिकल पोर्शन उसका, तो ये पार्टिकल्स आपस में कोइलेस भी करेंगे, क्या करेंगे, कोइलेस। तो पता लगा शुरू में हमने 6 पार्टिकल से लेके चले थे, मान लीजिए सपोज 1 2 3 4 5 6, उसके बाद पता लगा कि 6 पार्टिकल करीब आ गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस एरिया 1 2 3 4 सरफेस एरिया बढ़ गया, तो एक्चुअली में फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि फील्ड क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो अगर कोई यूनिट चार्ज यहाँ सरफेस पे रख देंगे, तो ये मासलेस पार्टिकल उसी सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे यूनिट चार्ज पर, या ना, और उसी यूनिट चार्ज पर उतनी ज़्यादा फील्ड होगी। लेकिन कभी कभी जब पार्टिकल कोइलेस करने लगेंगे, मतलब मास बनाने लगेंगे, तो पता लगा ये 6 पार्टिकल्स अभी यहाँ सरफेस तो दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन ऐसे हो सकता है कि आपको 4 ही पार्टिकल का सरफेस अवेलेबल हो, और जो 2 पार्टिकल्स हैं वो आपको गायब मिले। गायब कैसे मिले, वो 2 पार्टिकल आपस में कोइलेस करके अपना सरफेस छुपा लिए हैं, कहाँ कर लिए हैं, छुपा लिए हैं। और ये कहाँ छुपाए हैं, ये जो पार्टिकल है जिसका मास था, जस्ट इसके बगल ये सरफेस पार्टिकल के साथ छुप गया है, 2 पार्टिकल का सरफेस यहाँ छुप गया। तो पार्टिकल का मास तो बढ़ गया, पार्टिकल का मास बढ़ गया, लेकिन ये जो मासलेस पार्टिकल अब मास में तब्दील हो गया, तो उसका सरफेस हिडन हो गया, क्या हो गया, हिडन हो गया। अब वो अवेलेबल नहीं है फील्ड के लिए, फील्ड के लिए अवेलेबल नहीं है ना। कहने का मतलब क्या है, अच्छा ये मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आए कहाँ से, अरे भाई न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन तो हमने बताया ना मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना है, तो न्यूक्लियस किससे बना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से बना होगा। किससे बना होगा, पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल बना होगा। अच्छा, ये दोनों तरह के पार्टिकल्स कौन प्रोवाइड कर सकता है, दोनों तरह के पार्टिकल्स कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता है। एक्चुअली में दोनों तरह के जो पार्टिकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं, फोटॉन, फोटॉन आपने देखा है ना, फोटॉन जो होता है, न्यूरॉन ना चुप रहो, वो नहीं, वो न्यूरॉन अलग चीज़। देखो ये आर्ट के स्टूडेंट है, इसको बात में ना चाहिएगा। तो फोटॉन देखिए, फोटॉन का पार्टिकल, ये हम ऑसिलेशन दिखा रहे हैं, ये फोटॉन की मान लीजिए लाइन है, क्या है, फोटॉन की लाइन, एक फोटॉन लाइन। तो यहाँ पर ऑसिलेशन क्या है, ऊपर की तरफ,
यहाँ के ऑसिलेशन नेगेटिव, ऊपर नीचे ना, ये फोटॉन। तो हर एक पॉइंट पर ऑसिलेशन ऊपर है, इस पॉइंट पर नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऐसे है। तो एक्चुअली में जो फोटॉन है, जो ऊपर ऑसिलेशन है, फील्ड ऊपर की तरफ है, तो एक्चुअली में ये जो ऊपर की ओर ऑसिलेशन यहाँ फील हो रहा है, एक्चुअली में इस रीजन पे क्या है, इस रीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, मासलेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या है? मासलेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इस रीजन में। बीच में ज़्यादा है कंसंट्रेशन, इसलिए ज़्यादा फील्ड है ना। इस रीजन में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं, जिसके कारण फील्ड नीचे है। क्या है? फील्ड नीचे है। और यहाँ पे फील्ड फिर से पॉजिटिव आ गया। ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो फोटॉन किससे बना हुआ है? पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से फोटॉन बना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से फोटॉन बना है। अब यही फोटॉन अगर कई सारे फोटॉन आपस में असेंबल हो और सबका पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस पे आ जाए, कहाँ आ जाए? न्यूक्लियस पे आ जाए, और वो पॉजिटिव चार्ज सब ओवरलैप करने लगे, सारा पॉजिटिव चार्ज ओवरलैप कर जाए, तो एक्चुअली में न्यूक्लियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जो रहेगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। हम एक डायमेंशन में ही दिखा रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज, मासलेस चार्ज पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा ना। और जहाँ जहाँ ओवरलैप ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्जेस का, जिस भी रीजन पे ज़्यादा ओवरलैप हो जाएगा नेगेटिव चार्जेस में, एक्चुअली में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और ये मासलेस नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअली में यही फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फील्ड। एक्चुअली में फील्ड क्या होती है? फील्ड जैसा होता है कि फील्ड में क्या होता है मान लीजिए नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल के तौर पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी एक फील्ड होगी, तो चारों तरफ फील्ड होगी। इस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले आएंगे, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ले आएंगे, तो वो उसको खींचेगा। लेकिन खींचता कैसे है? ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये सॉलिड पॉजिटिव, सॉलिड नेगेटिव, ये एक दूसरे को किससे खींचते हैं? फील्ड के जरिए। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को कैसे खींचेगा? अपनी फील्ड के जरिए। तो फील्ड किससे बनी हुई है? फील्ड एक्चुअली में ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल, न्यूक्लियस का पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल। लेकिन आपस में खींच कैसे रहे हैं? एक्चुअली में ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो हमने दिखाया फोटॉन्स से ही, नेगेटिव चार्ज से ये पार्टिकल बना हुआ है। ये फील्ड किससे बनी हुई है? मासलेस पार्टिकल से। किससे बनी है? मासलेस चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो मासलेस चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, अपने साथ कई सारे मासलेस चार्ज पार्टिकल्स लिए हुआ है, कई सारे मासलेस चार्ज पार्टिकल अपनी फील्ड बनाया हुआ है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है इस फील्ड में, तो पॉजिटिव चार्ज के भी अपने मासलेस चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का अपना मासलेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ये दोनों आपस में टच करते हैं। क्या करते हैं? टच। तो टच करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और यही टच एक्चुअली में कम्युनिकेट होता है और उसको खींचता है। क्या करता है? खींचता है ना। तो एक्चुअली में जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल को जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से सरफेस अवेलेबल होगा, तो जितना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का सरफेस अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा टच होगा। क्या होगा? टच होगा। तो जो फ्री जो नेगेटिवली मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो फील्ड बना रहे हैं, जो फ्री हैं, वही एक्चुअली में फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो आपस में कोइलेस करके मास बना लिए, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जब आपस में कोइलेस कर लेंगे पार्टिकल के मूवमेंट से, मास बना लेंगे, तो पार्टिकल स्प्रेड हो जाएगा, पार्टिकल का मास बढ़ जाएगा, तो वो फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक्चुअली में कोई भी पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल क्या है? पार्टिकल किससे बना हुआ है?
फोटॉन, पहले तो फोटॉन किससे बना हुआ है? फोटॉन किससे बना हुआ है? अल्टरनेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, मासलेस पार्टिकल से फोटॉन बना है। क्या बना है? फोटॉन। ठीक है ना? अब ये फोटॉन अगर रीअसेंबल हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाते हैं सब, एक तरफ मान लीजिए सब हो गए, तो आपस में ओवरलैप करके ये एक्चुअली में न्यूक्लियस और उसका पॉजिटिव चार्ज और मास बना लेते हैं। ठीक है। और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फील्ड बना रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कोइलेस हो गए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोइलेस हो गए नेगेटिव चार्ज कोइलेस हो गए, तो एक्चुअली में सरफेस हिडन हो गया। सरफेस फोटॉन के जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का सरफेस यहाँ हिडन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल क्या है? पार्टिकल। तो फोटॉन का हिडन सरफेस, पार्टिकल कैसे बना? फोटॉन का हिडन सरफेस, तो फोटॉन किससे बना? मासलेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, अल्टरनेट। ठीक है। और जब ये स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे ओवरलैप कर जाएगा, हिडन हो जाएगा। उसका फोटॉन के पॉजिटिव मासलेस पॉजिटिव चार्जेस आपस में कोएलेस कर जाएंगे और हिडन सरफेस आएगा। क्या? ये सारे सरफेस पॉजिटिव हिडन सरफेस एक्चुअली में मास को जन्म देंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं रहेगा फील्ड के लिए, मोमेंटम ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्री रहेंगे और उनकी डेंसिटी को हम साई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कोइलेस हो जाएंगे, जो फ्री नहीं रहेंगे, वो एक्चुअली में हिडन नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के मास को जन्म देंगे। तो एक्चुअली में पूरे यूनिवर्स में, तो एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं? जब दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स टच करेंगे तो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपल्सन। दो नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स, हम इसको एमएस कह देते हैं, एमएस। ये जब टच करेंगे तो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन रिपल्सन बढ़ता भी है क्योंकि और करीब आएंगे, बढ़ेंगे, तो ये क्या करेंगे? अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। सरफेस एरिया इनका, कॉन्टैक्ट का सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो रिपल्सन अब और ज़्यादा हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुआ उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि ये पार्टिकल पहले दूर दूर थे, नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे, तो उनकी वेलोसिटी कम होगी। टच करेंगे तो रिपल्सन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदलेंगे, और टच करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी पे भी जब पास आ गए, तो अगर कोई तीसरा पॉजिटिव सरफेस या नेगेटिव सरफेस कोई तीसरा टेस्ट करें कि वास्तव में ये कंबाइंड सरफेस कैसे वर्क करेगा, तो एक्चुअली में जब हम फील्ड को टेस्ट करेंगे, ये मासलेस पार्टिकल अभी दूर थे, मूव कर रहे थे, तो अभी हम अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज से फील्ड को टच करना चाहें, ये फील्ड बना रहे हैं एक्चुअली में, हम टेस्ट चार्ज से टच करना चाहें तो अभी दो सरफेस मिलेंगे, लेकिन काफ़ी दूर, मतलब एक ही सरफेस मिलेगा, एक सरफेस। लेकिन जब करीब आ जाएंगे पार्टिकल्स, तो अगर टेस्ट वाले को अब दोनों सरफेस अवेलेबल होंगे ना, और करीब आएंगे तो ये पार्टिकल कहीं ना कहीं, मतलब ये दोनों पार्टिकल जो एक पॉइंट पे टच हैं वो कई पॉइंटों पे टच हो जाएंगे ना। तो अब जो सरफेस मिलेगा, टोटल सरफेस जो मिलेगा, सरफेस एरिया, एक्चुअली में दोनों पार्टिकल आप ज़्यादा टच हो गए ज़्यादा पॉइंटों पर ना, तो कुछ ऐसा होगा कि सरफेस एरिया तीसरे वाले को ज़्यादा मिलेगा। जब और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े आएंगे, ना, कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल और बढ़े आएंगे, तो अवेलेबल सरफेस, पहले अवेलेबल सरफेस मान लीजिए
ये था, इस तरह से इतना अवेलेबल सरफेस था टच के लिए। लेकिन जब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे तो टच के लिए क्या होगा, अवेलेबल सरफेस, टच के लिए अवेलेबल सरफेस और बढ़ जाएगा, सरफेस अवेलेबल और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जब करेंगे तो पता लगेगा कि अवेलेबल सरफेस तो बढ़ रहा है ना, लेकिन जहाँ छः मॉलिक्यूल्स के सरफेस होने चाहिए थे वहाँ पे 3 एक मिलेंगे। 3 क्यों हैं? आपस में कोइलेज करके कुछ सरफेस आपस में कोइलेज करके हाइड हो गया, और हाइड होके क्या बना लिया, हिड हो गया। मतलब आपको 1 3 4 5 6 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस, 6 सरफेस, ठीक है, आपको 6 सरफेस है मिलने चाहिए थे, लेकिन इतने ही वॉल्यूम में आपको 3 ही सरफेस। तो 3 सरफेस कहाँ गए? 3 पार्टिकल्स एक्चुअली में उनका सरफेस छुप गया, उनका सरफेस छुप गया, और एक्चुअली में वो छुपा हुआ सरफेस यहाँ मास में बदल गया। ये कहाँ बदल गया? मास में। और यहाँ क्या था? यहाँ पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, और पार्टिकल्स अब यहाँ फैल गया, क्योंकि ये भी अब पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल है, मास में बदल गया। अब ये सरफेस अवेलेबल नहीं है, ये सरफेस बंद गया है। तो ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में इस टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को, जो भी कहिए, मोमेंटम ट्रांसफर इस सरफेस से नहीं हो पाएगा ना। तो फ्री सरफेस जो होता है वो एक्चुअली में जितना ज़्यादा फ्री सरफेस उतनी ज़्यादा फील्ड, और अगर फ्री सरफेस हाइड होने लगे तो वो मास बना लेगा। एक्चुअली में अगर 2 ही सरफेस अवेलेबल हैं ना तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कम है। क्या है? अगर ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है जब पार्टिकल, जो भी कहिए पार्टिकल, और जब ये किसी फोटोन से आता है, इंटरेक्ट करता है फोटोन से, तो पॉजिटिव, ये रहा फोटोन मान लीजिए ना, ये रहा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये फोटोन है, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन। तो अवेलेबल सरफेस जो है, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव, मासलेस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उनके अल्टरनेट से बने हुए हैं। पॉजिटिव रीजन अल्टरनेट पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव रीजन अल्टरनेट नेगेटिव चार्जेस। तो अवेलेबल सरफेस क्या है अभी? ये इतना है ना, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो यही अवेलेबल सरफेस क्या हो जाएगा? अवेलेबल सरफेस जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, अवेलेबल सरफेस डबल हो जाएगा। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अवेलेबल सरफेस बढ़ जाते हैं, और अवेलेबल सरफेस बढ़ने के कारण क्या होता है? कांटेक्ट, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट का कांटेक्ट, लगातार मोमेंटम ट्रांसपोर्ट का कांटेक्ट, फोटोन से इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट वो इफिशिएंट वे में होता है। क्या होता है? इफिशिएंट वे में। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब फोटॉन ज़्यादा सरफेस एरिया दे रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और एक तरह से इस ज़्यादा सरफेस एरिया के साथ ज़्यादा एनर्जी बहुत ही कम समय में ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है ना। इंटेंसिटी में कुछ नहीं होता, इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी में क्या है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और इस एक पूरे फोटॉन को P से रिप्रेजेंट करें, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करना है एक ही फोटॉन से, क्योंकि फिर गैप हो जाएगा, तो इसलिए एक फोटॉन का सरफेस एरिया कितना है, इंटेंसिटी से मतलब नहीं, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे, लेकिन एक फोटॉन का सरफेस एरिया वही रहेगा। फोटॉन का सरफेस एरिया अवेलेबल
तभी बढ़ेगा जब फोटॉन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या और अवेलेबल जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोमेंटम बिना ब्रेक के पाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरह से इस एपिसोड को हम क्या बोलते हैं, आज के एपिसोड में हमने देखा कि हम फोटॉन को एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से बना मान सकते हैं, अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना। और यही जब फोटॉन्स, कई सारे फोटॉन्स अगर किसी रीजन में कोलेज करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड पर, तो उनके पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल आपस में कोलेज जब करते हैं तो एक्चुअली में वो कोलेज जब करते हैं, तो कोलेज को हम बता देते हैं, कोलेज जब करते हैं, अगर दो पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स अगर आपस में कोलेज करने लगेंगे तो एक्चुअली में रिपल्सन, दो पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल थे, इनकी वेलोसिटी थी, जब पास पास आएंगे और कोलेज करने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी ख़त्म हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में यही जो पोटेंशियल एनर्जी मास में, किसमें, मास में तब्दील हो जाएगी। एक्चुअली में ये जो मास है, ये पॉजिटिव चार्जेस, मासलेस पॉजिटिव चार्जेस अब आपस में कोलेज करेंगे तो ये फ्री नहीं रह जाएंगे, ये मास में हिडन सरफेस बनाएंगे और इसी को हम मास कहेंगे। और एक्चुअली में ये जो मास है, यही जो मास, पॉजिटिव मास पार्टिकल्स, और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक्चुअली में ना, ये पॉजिटिव पार्टिकल जो भी मूव कर रहे हैं, तो पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटॉन पहले से मजबूत, एक तीसरी तरह का पार्टिकल पहले से ही मौजूद, तीसरी तरह का पार्टिकल पहले से ही मौजूद है ना, तीसरी तरह का ये ग्रेविटॉन, क्या है, ग्रेविटॉन। तो इन्हीं ग्रेविटॉन में पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं, मासलेस पार्टिकल, जब वापस आएंगे कोलेज करेंगे ना, तो ग्रेविटॉन का एक रीजन मास गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, मास गेन कर लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से हमने अपनी फिजिक्स को समझाने की कोशिश की, जो हमें समझ में आया जितना। तो एक्चुअली में फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि फोटॉन का अवेलेबल मासलेस पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो कंटिन्यूअसली वो अपना मोमेंटम वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन में। तो इसीलिए जो मैटर और कुछ नहीं है, हिडन सरफेस एरिया है। यही जब मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेज कर जाएंगे और कोलेज करते ही जब मास गेन करेंगे, तो मास गेन करेगा मतलब ग्रेविटॉन मास गेन करेगा, सरफेस हिडन हो जाएगा। तो वो फिर ये हिडन जो सरफेस है मास का, वो फिर फील्ड के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ये फोटॉन का हिडन सरफेस ही एक्चुअली में मास बनाता है, और फोटॉन का जो सरफेस अवेलेबल होता है मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के लिए ना, फ्री सरफेस, फ्री मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, वो एक्चुअली में फील्ड बनाती है। और एटम को हम कई सारे फोटॉन्स का एक तरह से ओवरलैप कह सकते हैं, जहाँ न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव मासलेस चार्जेस हैं, वो एक साथ ओवरलैप करके हिडन मास बना रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वो नेगेटिव मासलेस चार्ज की ओवरलैप करके हिडन मास बनाते हैं, तो मास बनाता है। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल के मध्य जो फील्ड रहती है, और उस फील्ड में अगर नेगेटिव चार्जेस जो बचे हैं, जो फ्री हैं नेगेटिव चार्जेस, और जो अभी कोलेज नहीं हुए हैं मासलेस नेगेटिव चार्जेस, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन को हमको कैसे देखना चाहिए? एज अ पार्टिकल, एज अ हिडन मास ऑफ फोटॉन नेगेटिव चार्जेस सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो मासलेस नेगेटिव चार्जेस से बना है और जो अवेलेबल है, फ्री सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना रहा है। ठीक ना? तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल अपने क्लाउड में ही वाइब्रेट करता है, और इलेक्ट्रॉन एंड क्लाउड सिस्टम एक्चुअली में न्यूक्लियस की फील्ड में वाइब्रेट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।